लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क के लिए, उनमें से कुछ डाउट है किसी को भी? सर हाँ बताओ। क्या बोल रहे हो, बोलो। वो मैनोमीटर के आगे हो, हाँ इसमें पीछे, इसमें डाउट है? नहीं पीछे, हाँ ये सवाल या ये? पीछे, अभी जो दिखा है ना वो, ये वाला? इसके पहले। स्लैंट रखा है ना, ये? हाँ इसमें बताओ क्या डाउट है। कैसे आएगा? अपन हमेशा वर्टिकल हाइट लेते हैं ना यार, मैनोमीटर में या किसी भी प्रेशर के लिए। अगर मान ले मुझे ये वाले पॉइंट का प्रेशर कंपेयर करना, 0.1 और 0.2 का प्रेशर कंपेयर करना, तो प्रेशर ऑफ 0.2 इज प्रेशर ऑफ 0.1 प्लस रो जी इंटू दोनों के बीच का वर्टिकल हाइट लेते हैं ना अपन हमेशा। तो लेंथ एल कितना भी होने दे स्लांट में, वो मैटर नहीं करेगा, मुझे एच चाहिए, और एच की वैल्यू एल साइन 30 होगी। किसी भी कंटेनर में अगर कोई दो पॉइंट्स है, अगर मान ले वो दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली एक दूसरे के वर्टिकली नीचे नहीं, तो उस केस में भी दोनों के बीच में प्रेशर का रिलेशन निकालने के लिए अपन वर्टिकल हाइट ही लेंगे ना, समझो? P1 और P2 का जो सेम प्रेशर है ना, क्या चीज? प्रेशर 1 और 2 का सेम है ना, क्योंकि 2 भी सेम लेवल पे है एटमॉस्फेयर के। करेक्ट। तो नहीं नहीं लेकिन जीरो आ गया मेरा। अरे भाई टू बोलो एटमोस वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सर, P2 का जो हाइट होगा वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा ना सर। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक है। P2 का जो प्रेशर एक होगा सेकेंड, वही। ये ट्यूब क्लोज होना चाहिए था एक्चुअली, ये मिसलीडिंग है थोड़ा सा। यस सर, हाँ अभी ठीक है, ओके। P1 का जो प्रेशर है वो जीरो होगा क्योंकि ऊपर इससे वैक्यूम। पहले नहीं आ रहा था, यस सर। हाँ तो ये करेक्शन कर लो सब लोग, ट्यूब ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ट्यूब ओपन रहता है तो क्या कोई भी लिक्विड नहीं राइज करता? ओपन, हाँ नहीं करेक्ट। ओपन, यस सर। ओके चलो थैंक यू। और बताओ, और कोई डाउट है किसी को भी? वरुण? सर मुझे डाउट है। हाँ सर, एक क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बताओ कौन सा? वो जो लास्ट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट का, हाँ ये वाला। ये वाला? नहीं नहीं, उसके बाद वाला। हाँ ये? ये। हाँ अच्छा देख, इस सवाल में क्या पूछा है? टू आइडेंटिकल cylinders with their bases at the same level contain liquids at density rho. The height of liquid in one vessel is h1 and in the other is h2. The area of either of the base is a. What is the work done by gravity in equalizing the levels when the two vessels are connected? तो कैसे निकालेंगे? तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये, हाँ ये। तो यहाँ पे अपन को बस पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। अभी सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिस्टम का इनिशियल माइनस फाइनल करने के लिए मैं खाली ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का कंपेयर कर सकता, और यस सर। राइट वाले पार्ट का और ये वाले राइट वाले पार्ट का कंपेयर कर सकता। जो एकदम नीचे हॉरिजॉन्टल ट्यूब में है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो पोटेंशियल तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेगा, है ना? और यस सर। इसी को जीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते, बॉटम मोस्ट लाइन को ही जीरो पोटेंशियल लेवल मान लो, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो फर्स्ट केस में जो ये वाला h1 हाइट है, इसमें इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg h1/2। इसमें मास m1 मान लेते,
इसमें मास m2 मान लेते, तो राइट वाले में m2gh2/2 होगा, है ना, ये इनिशियल होगा। और सर फाइनल, सर ये हम सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हैं हाँ जो सेंटर ये ऑफ मास से करते हैं ना, ये अपन किसी भी रॉड का अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो अपन mgl/2 बोलते हैं ना उसका, उसके सेंटर ऑफ मास का हाइट देखते हैं जीरो पोटेंशियल लेवल पे। याद यस आया ये कॉन्सेप्ट? यस सर और जो राइट वाला सिस्टम है उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इन दोनों में मैं मासेस सेम m मान सकता हूँ, तो फाइनली इट विल बी mgh/2 प्लस mgh/2। अच्छा m1 कैसे निकालेगा, m1 मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ah1, ये होगा। Similarly, यस m2 सर is density into ah2 and m is density into ah। तो ये सारे m1 m2 और m की वैल्यूज इसमें डाल दे, ये दोनों इक्वेशंस में, तो देखो u इनिशियल और u फाइनल मिल जाएगा, और u इनिशियल और u फाइनल को इस इक्वेशन में डाल दे, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी मिल जाएगा। समझा अभी कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन यस वाला सर पार्ट कर लेगा ना अभी? हाँ मैं कर लूँगा सर थैंक यू सर और किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को भी? आई थिंक अपन को यहाँ से स्टार्ट करना है ना आज, यहाँ तक हो गया था। यस सर ओके ऑल राइट, चलो फिर आगे पढ़ना शुरू कर देते। आई थिंक अभी काफी लोग कनेक्ट भी हो चुके हैं। ओके सो देखो, ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम मतलब लिक्विड जिस भी वेसल में है वो एसिलेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल इज जीरो। तो सबसे पहले वर्टिकल वेरिएशन क्या होगा, अगर मान लो मुझे 2 पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस निकालना है जिनके बीच में हाइट डिफरेंस h, तो अपन ने इसको लिख तो दिया था h रो जी का प्रेशर डिफरेंस होता है, मगर इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसके डेरिवेशन के लिए एक लिक्विड का सिलिंड्रिकल एलिमेंट चूज करो। ये डायग्राम में दिख रहा है, एक लिक्विड का सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैंने चूज किया और इसका यस सर एफबीडी बना रहा। इसके एफबीडी में इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, नहीं इसको पॉइंट 1 नाम दे देते, टॉप मोस्ट पॉइंट पॉइंट 1 से कनेक्टेड है, और बॉटम मोस्ट जो सरफेस है वो पॉइंट 2 से कनेक्टेड है ये सिलेंडर का। तो पॉइंट 1 पे अगर मैं प्रेशर P1 मान लूँ, तो P1 टाइम्स एरिया, ये फोर्स इसके ऊपर वाले सरफेस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा। फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सपोज्ड एरिया, राइट, और वो पुशिंग नेचर का होगा। वैसे सिलेंडर का जो नीचे वाला एक्सपोज्ड एरिया है उस पे पॉइंट 2 के प्रेशर की वजह से P2A फोर्स ऊपर लग रहा होगा, राइट। और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला जो एरिया होगा, इस पे तो सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट वाला लिक्विड इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा और राइट वाला लिक्विड इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो ये सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। और इस एलिमेंट का वेट नीचे लग रहा होगा, इसका अगर मैं मास m मान लूँ तो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। इसका m मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू ah। और क्योंकि ये लिक्विड का एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम पे होगा तो अपन फोर्सेस को बैलेंस कर सकते। P1A प्लस इसका वेट रो ah इक्वल्स टू P2A, सॉरी रो ah g होगा ना, मास इंटू ग्रेविटी, तो a कैंसिल, और यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया दैट P2 शुड बी इक्वल्स टू P1 प्लस रो gh। समझा ये सबको डेरिवेशन? यस सर और उसी लॉजिक से जब लिक्विड्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, अगर पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, लेट्स से ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल एलिमेंट चूज किया, और इस हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल एलिमेंट के लेफ्ट वाले सरफेस पे P1A फोर्स राइट में लग रहा होगा और राइट वाले सरफेस पे P2A फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा। इसका वेट तो वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे भी मेंटेन्ड है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे P1 और P2 सेम आ गया, मगर ये कंडीशन कब ट्रू होगा, फॉर एसेलरेटिंग वेसल्स या नॉन एसेलरेटिंग वेसल्स? नॉन एसिलेटिंग अपन फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अपन एसेलरेशन जीरो मान रहे हैं,
तभी अपन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर्स को सेम मान पाएंगे। समझा ये सबको? यस तो ये नोट कर लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। ये पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो यहाँ पे डायग्राम में एफबीडी बना के फोर्स इक्वेशन लिखा हुआ है, खाली वो नोट कर लो। वर्टिकल के लिए केस 1 और ये हॉरिजॉन्टल के लिए केस 2। और सर हाँ बताओ। वो डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए मतलब छोटा सा स्मॉल एरिया। ओके अगर तुम्हें डेल्टा से कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको खाली ए लिख दो, खाली ए लिखा तो भी चलेगा। एक्चुअली डीए मान लो इसको, डीए मतलब छोटा सा एरिया बोल सकते हैं ना अपन, डेल्टा ए के बजाय डीए लिख दो। सर यस बताओ। सर सिलेंडर का जब वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो लिक्विड उस पे बाइंड फोर्स नहीं लगाएगा? देख लिक्विड का जो बॉयंट फोर्स होता है ना, ये मैं यहाँ पे जो P2A और P1A लिख रहा हूँ ना, नीचे वाला लिक्विड उस पे P2A ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट? यस सर। ऊपर वाला लिक्विड इस पे P1A नीचे फोर्स लगा रहा है। तो बॉयंट फोर्स जो है वो इन दोनों फोर्सेस का ही रिजल्टेंट होता है। बुओयंसी ओके सर। अपन बाद में डेरिवेशन देखेंगे, तो उसके डेरिवेशन में भी अपन बेसिक अप्रोच यही फॉलो करेंगे। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, उसी को अपन बुओयंट फोर्स बोलते हैं। ओके, तो अलग से यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बेसिक से प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना। समझा? यस सर। ओके। और ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं वो किसका, कौन से मटेरियल का है? कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है कि वही लिक्विड है? अपन उसी लिक्विड का आपका वॉइस कट हो गया। ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट अपन चूज कर रहे हैं ना, ये कोई अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, अपन लिक्विड के अंदर ही एक छोटा सा लिक्विड का टुकड़ा कंसिडर कर रहे हैं और उसी का एफवीडी बना रहे हैं। ओके, ये लिख के हो गया सबका वर्टिकल एंड डन सर। यस सर। अच्छा, सो देखो ये तो काफी आसान केस था, यहाँ पे वेसल एसोरेट नहीं कर रहा था, तो अपन ने इजीली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में प्रेशर डिफरेंस देख लिया। सेकेंड केस में देखते हैं, अगर वेसल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसोरेट कर रहा होता तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे निकलते। देखो वेसल जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसोरेट करेगा तो अभी जो लिक्विड का सरफेस है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, वो अभी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। लिक्विड का जो नया सरफेस है वो किसी एंगल पे आ जाएगा, एंड लेट्स से वो हॉरिजॉन्टल से अभी थीटा एंगल बना रहा है। वेसल को अपन राइट में ए एसोलेशन दे रहे, तो वेसल का जो पीछे वाला सरफेस है वो थोड़ा ऊपर चला गया होगा और आगे वाला सरफेस नीचे चला गया होगा, और ये कितने एंगल पे आ गया होगा वो अपन निकलने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी अपन एक एलिमेंट चूज कर लेते। देखो मैं लिक्विड का ये वाला एलिमेंट चूज कर रहा हूँ नीचे, और ये एलिमेंट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट को 0.2 नाम दे देते, और राइट वाले पार्ट को 0.1। तो 0.2 का जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से, 0.2 का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से वो h2 मान लेते, और 0.1 का जो डेप्थ है फ्री सरफेस से, ये फ्री सरफेस है, वो h1 मान लेते। ओके, ये सारे फ्री सरफेसेस पे प्रेशर कितना होगा? फ्री सरफेसेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे प्रेशर कितना होगा? PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM। तो प्रेशर एट 2, प्रेशर एट 1 कितना होगा?
PATM plus rho g into which height? H1. H1. वन जो है वो H1 डेप्थ नीचे, तो P1 will be PATM plus rho g H1. P2 will be PATM plus rho g H2, right? Yes sir. अभी इस एलिमेंट का जब मैं FVD बनाऊंगा, इस पे P2A फोर्स राइट में लग रहा होगा और P1A फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा, बट क्या अभी अपन इन दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं। No ये sir. जो लिक्विड का एलिमेंट है वो वेसल के साथ ही राइट में एसिलेट कर रहा होगा। अगर वेसल का एसिलेशन A है तो वेसल के रिस्पेक्ट में तो लिक्विड्स मूव नहीं कर रहे, राइट? वो वेसल के साथ ही राइट में मूव कर रहा होगा विद सेम एसिलेशन A। तो यहाँ पे अपन फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट बैलेंसिंग दी फोर्सेस अपन फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे? P1A माइनस P2A इक्वल्स टू, इस लिक्विड का अगर मैं मास m मान लूं तो m कितना होगा? डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ये इसका मास होगा। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझा ये? Yes, sir. इस पूरे इक्वेशन में से a कैंसिल हो गया और हमें P1 माइनस P2 इसकी वैल्यू रो L टाइम्स a मिल गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में से अपन P1 माइनस P2 जब कैलकुलेट करेंगे तो PATM के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और रो जी कॉमन लेते हुए अंदर H1 माइनस H2 बच जाएगा इक्वल्स टू रो LA। तो यहाँ पे रो कैंसिल और H1 माइनस H2 अपॉन L, इसकी वैल्यू A बाई G के इक्वल आ गई। Sir, और हाँ बताओ, कुछ डाउट है? तो P2 minus P1 होगा right? अच्छा सॉरी, हाँ P2 माइनस P1 होगा, सही बोल रहे। P2A राइट में लग रहा था ना, तो ये P2A माइनस P1A होगा। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes sir. तो देखो फाइनली अपने पास ये इक्वेशन आ गया, H1 माइनस H2 अपॉन L इक्वल्स टू A बाई G। और अगर तुम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करोगे, ये वाला ट्राइंगल डायग्राम में, सर H2 माइनस H1। हाँ ये भी चेंज हो जाएगा, सॉरी ये भी H2 माइनस H1 बन जाएगा। तो डायग्राम में H2 माइनस H1 जो है वो ये वाला लेंथ होगा और L मतलब ये वाला लेंथ। तो H2 माइनस H1 अपॉन L, इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, है ना? Yes sir. तो tan थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली, tan थीटा इज A बाई G। तो tan थीटा मिल गया तो थीटा भी मिल जाएगा, राइट? अपन को इंक्लिनेशन मिल जाएगा सरफेस का। और इस इक्वेशन से तुम देख सकते हो कि अगर A जीरो हो जाए, वेसल का अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो थीटा भी जीरो हो जाएगा और वो प्रीवियस केस से मैच हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जैसे जैसे तुम A को बढ़ाते जाओगे इंक्लिनेशन थीटा भी बढ़ते जाएगा। समझा ये सबको? ये पार्ट नोट Yes करो। sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, हेडिंग में डाल दो वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, और उसमें अपन अज्यूम कर रहे हैं कि वेसल का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, और इसको मेथड 1 नाम दे दो। अपन सेम चीज कैलकुलेट करने के और दो मेथड्स देखेंगे, मेथड 1 नाम देके ये चीज नोट डाउन कर लो। सर और क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर? एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड्स इन एक्सेलरेटिंग वेसल्स, या वेरिएशन ऑफ प्रेशर, सॉरी वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, और डायरेक्शन लिख दो हॉरिजॉन्टल फर्स्ट केस में। उसमें ये डायग्राम बना दो, लिक्विड के सरफेस को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल मार्क कर दो और नीचे ये सिलिंड्रिकल एलिमेंट बना के फोर्स इक्वेशन लिख दो। सर हाँ बताओ। वो tan थीटा कैसे लिया वो नहीं समझा।
देख ये जो मैंने ट्राइंगल मार्क किया हुआ है येलो कलर में, ये ट्राइंगल sir. देख पा रहे डायग्राम में? Sir. तो tan ये एंगल थीटा होगा ना, तो tan Yes, sir. मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब h2 minus h1 और Yes, sir. एडजेसेंट, समझा अभी? Yes, sir. हो गया लिख के? Yes, sir, done. वेट सर 1 मिनट. ओके ठीक है. डन सर. ओके देखो अभी सेम चीज अपन अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेथड 2. मैं डायग्राम बना देता हूँ. लिक्विड का सरफेस अभी ऐसा बन गया, एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वेसल राइट में एसेलेरेट कर रहा है. और देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ. पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3. ये लेंथ को अपन y मान लेते और ये वाले लेंथ को x मान लेते. ओके अभी मुझे बताओ, अगर वेसल एसेलेरेट कर रहा है तो लिक्विड भी वेसल के साथ सेम एसेलेरेशन से जा रहा होगा, राइट? Yes, sir. लेकिन अगर मुझे लिक्विड को स्टेशनरी देखना होता तो मैं कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखता, ग्राउंड फ्रेम या फिर लिक्विड का ही वेसल का ही फ्रेम? Liquid का frame. Vessel का frame. वेसल का फ्रेम. तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर को मैं वेसल के अंदर ही ले लूं, ये ऑब्जर्वर को लिक्विड स्टेशनरी दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा, और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अपन लिक्विड को स्टैटिक कंडीशन में मान सकते Yes, sir. Yes, sir. है ना. बट ये ऑब्जर्वर कैसा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल. Non-inertial. और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्स्ट्रा कौन सा फोर्स अप्लाई करना होता है हमें हमेशा? Pseudo force. Pseudo Pseudo force. force. तो किसी भी लिक्विड के एलिमेंट पे, अगर मान ले मैं कोई भी एक लिक्विड का एलिमेंट लेता हूँ, इस पे पहले mg नीचे लग रहा था. इस एलिमेंट का अगर मास m है तो इस पे पहले mg तो नीचे लग ही रहा था, बट अभी साथ ही में mg के साथ में और कौन सा स्यूडो फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में? Left. लेफ्ट में सूडो फोर्स. लेफ्ट में स्यूडो फोर्स लगेगा, राइट? और लेफ्ट में स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ma, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू एसोलेशन ऑफ द वेसल. ये तुमने सीखा होगा LOM में. Yes, sir. Yes. तो देखो अभी इस सिचुएशन में जो काम mg नीचे की तरफ कर रहा है वही सेम काम ma लेफ्ट की तरफ कर रहा है. Yes, sir. मतलब जो रोल G पहले नीचे की तरफ परफॉर्म कर रहा था वही सेम रोल A लेफ्ट की तरफ परफॉर्म कर रहा था.
और जी के नीचे लगने की वजह से नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ रहा था कि कम हो रहा था नीचे के डायरेक्शन में जाने पर? बढ़ रहा था। बढ़- तो बिकॉज ऑफ जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, व्हाट कैन यू से अबाउट प्रेशर एट 1 and 3? इनमें तुम मुझे क्या रिलेशन दे सकते हो? P3 की वैल्यू P1 के कंपैरिजन में कितनी होगी बिकॉज ऑफ जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स? रो जी वाई। वेरी गुड, रो जी वाई। तो देखो जी के नीचे लगने की वजह से नीचे की तरफ प्रेशर डेंसिटी रो इंटू जी इंटू वाई, वाई मतलब नीचे की तरफ का डिस्टेंस, उतने से प्रेशर बढ़ गया। तो अगर तुम सेम लॉजिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करो तो अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे कंपेयर करके बता सकते हो प्रेशर कौन से डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट? अगर टुवर्ड्स राइट। vertically- अगर वर्टिकल में वो इन द डायरेक्शन ऑफ जी नीचे की तरफ बढ़ रहा था तो हॉरिजॉन्टली भी वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल में जो काम जी नीचे कर रहा है हॉरिजॉन्टली वही काम ए लेफ्ट की तरफ कर रहा है ना यार। Yes, बट sir. सर यस सर राइट में भी तो एक प्रेशर लगेगा ना, जो क्या बोल कि रहे हो? उसको बैलेंस करने की ट्राई करेगा। इससे ये जो सूडो फोर्स है हाँ उसको राइट में फिर एक फोर्स लगेगा प्रेशर इनटू एरिया, तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा राइट, तो वो बढ़ेगा। देखो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन से तो अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं ना, मेथड 1 में अपन ने प्योरली फोर्स इक्वेशन ही अप्लाई किया था ना। तू जो बोल रहा है वो काम तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके। तू यही बोल रहा है ना फोर्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स राइट में लगेगा, तो उससे तो अपन ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया। मैं तुझे एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, सेम रिजल्ट को डिराइव करने का एक अलग नजरिया। और ओके सर। पर्सपेक्टिव क्या है? वो पर्सपेक्टिव खाली इतना तेरे को विजुअलाइज करना आना चाहिए कि जो काम जी नीचे की तरफ कर रहा है वही सेम काम ए लेफ्ट की तरफ कर रहा होगा। ये देख यस पा सर। ये विजुअलाइजेशन आ रहा है सबको? यस सर। तो इस इंफॉर्मेशन से इस नॉलेज से अपन हॉरिजॉन्टली दो पॉइंट्स है 2 और 3, उसमें 3 का प्रेशर ज्यादा मान सकते, और प्रेशर एट 3 को मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, P2 प्लस रो तो सेम रहेगा, जी को मैं ए से रिप्लेस कर दूंगा और वाई को मैं एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। देखो ये समझ में आ रहा है ये लॉजिक? Yes, sir. यस सर यस सर। देखो अब तक खाली mg नीचे लग रहा था, और mg नीचे लगने की वजह से अगर मैं y डेप्थ नीचे जा रहा था तो प्रेशर रो जी वाई से इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीजेस बाय रो जी वाई, है ना? तो सिमिलरली अगर फ्लूइड के सारे एलिमेंट्स पे ma लेफ्ट की तरफ लग रहा है और अगर मान लो मैं x लेफ्ट की तरफ चले जाऊं तो इस केस में प्रेशर जो है उसको भी मैं इंक्रीज होता हुआ मान सकता हूँ। ये कितने से इंक्रीज होगा? रो ए एक्स से। सेम लॉजिक, जो लॉजिक अपन ने वर्टिकल में लगाया था वही सेम लॉजिक हॉरिजॉन्टल पे लगा था। बट हाँ बताओ। सर इसमें हम लोग प्रेशर के फोर्स नहीं लगाएंगे ना? प्रेशर के प्रेशर के जो फोर्स हम लोग पहले देख रहे थे इसमें सिर्फ नॉर्मली फोर्स। यहाँ पे मैं फोर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फोर्स की बात मैं ऑलरेडी मेथड 1 में कर चुका हूँ ना यार। तुम्हें वापस सेम ही डाउट आ रहा है तुम लोग को, फोर्स पे तुम अटके हुए हो। यहाँ पे फोर्स वाला मेथड मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सेम मेथड में थोड़ी अप्लाई करूंगा अलग मेथड में। मेथड 1 में अपन ऑलरेडी फोर्स के थ्रू रिजल्ट डिराइव कर चुके। यहाँ पे बस मैं तुम्हें प्रेशर का लॉजिक दे रहा हूँ। जब ओके सर। लिक्विड एसोलेट नहीं कर रहा था उस समय तो खाली वर्टिकली नीचे प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा था ना रो जी वाई से। यस अभी सर। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर लिक्विड एसोलेट करेगा ए एसोलेशन से तो सीडो फोर्स एम ए लेफ्ट में लगेगा। यस सर। तो बेसिकली मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम पहले जी नीचे की तरफ कर रहा था वही सेम काम ए अभी लेफ्ट की तरफ कर रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल में भी अभी लेफ्ट की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं एक्स अमाउंट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर रो जी एक्स से बढ़ जाएगा, रो ए एक्स से बढ़ जाएगा ना। Yes. और Yes, नीचे sir. अगर मैं वाई अमाउंट से जाऊंगा तो प्रेशर रो जी वाई से तो पहले से बढ़ रहा था, ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। तो इसी रिजल्ट को कंपेयर करते हुए अपन हॉरिजॉन्टल में भी अभी ये अप्लाई कर रहे हैं, समझो? Yes. Yes, sir. और ये दोनों जो प्रेशर्स है वो 0.3 का ही प्रेशर है, तो इन दोनों इक्वेशंस के LHS को सॉरी RHS को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। P1 प्लस रो जी वाई शुड बी इक्वल्स टू P2 प्लस रो ए एक्स, राइट? और Yes. P1 और P2
इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर किसके इक्वल होंगे? ये दोनों पॉइंट्स एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, पॉइंट्स 1 and 2, तो ये दोनों कैंसिल हो ATM जाएंगे ना, ये दोनों एटीएम होंगे, एटीएम प्रेशर। और इन दोनों टर्म्स में से रो भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मुझे मिलेगा A/G इज y/x। इस ट्राइंगल में y/x मतलब tan थीटा ना, तो देखो इससे भी सेम Yes, रिजल्ट sir. मिल रहा है, थीटा इक्वल्स टू A/G, जो प्रीवियस मेथड से मिला था। समझा सबको ये वाला मेथड? Yes, sir. नोट कर लो इसको भी, फिर मैं तुम्हें एक और मेथड 3 भी दिखाऊंगा। ये डायग्राम में इस MA को सीडो फोर्स मार्क कर देना। ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे, फिर मेथड 3 देखेंगे। तो डन सर। सबका हो गया लिख के? ओके। मेथड 3 में अपन प्रीवियस लेक्चर का एक थियोरी यूज करेंगे। तुम्हें याद है प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीखा था कि लिक्विड का जो सरफेस होगा वो हमेशा नेट फोर्स के कौन से इंक्लिनेशन पे अलाइन होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स। इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करने वाले हैं। देखो अभी मेथड 3, सेम वेसल ले लो, वेसल का एक्सेलरेशन a राइट की तरफ, और मैं लिक्विड का सरफेस अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं लिक्विड के सरफेस पे खाली एक पॉइंट को ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो इस पे MA नीचे लग रहा होगा, सॉरी MG नीचे लग रहा होगा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यही ऑब्जर्वर का ले रहा हूँ, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक सीडो फोर्स भी बनाना पड़ेगा, MG नीचे और MA लेफ्ट में, राइट? अगर खाली MG नीचे लग रहा होता, अगर सिर्फ ये होता मेरा F नेट, तो लिक्विड का सरफेस इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल बन जाता, जो हमेशा होता है। बट इस केस में क्योंकि MA भी लेफ्ट में लग रहा है, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा MG और MA, वो अभी इस तरफ होगा, ये F नेट होगा ना। और अगर ये F नेट है तो लिक्विड का सरफेस जो है वो इस F नेट को परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो भी तुम्हें F नेट मिल रहा है उसके परपेंडिकुलर लिक्विड का सरफेस बना दो। और अगर F नेट का एंगल मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लूं,
तो लिक्विड के सरफेस का एंगल, सॉरी एफ नेट का एंगल अगर मैं वर्टिकल से थीटा मान रहा हूँ, तो लिक्विड का सरफेस जो एफ नेट से परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल से परपेंडिकुलर, इनके बीच का भी एंगल थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। और इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल देखो जिसको मैं येलो कलर में मार्क कर रहा हूँ, सर थीटा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से तो 90 डिग्री है ना? थीटा क्या बोल रहे हो? सर थीटा एंगल किसके साथ है? थीटा एंगल मैंने एफ नेट और वर्टिकल के बीच में माना है। ठीक है सर। तो एफ नेट के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा और वर्टिकल के परपेंडिकुलर जो हॉरिजॉन्टल होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर किसी दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा होता है। यस सर। समझो? और ये जो मैंने येलो कलर का ट्राइंगल बना है, उसमें tan थीटा विल बी ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब ma एंड एडजेसेंट मतलब mg। तो देखो यहाँ से भी tan थीटा ma अपॉन mg, मतलब सेम रिजल्ट आ रहा है a बाई जी। Yes. समझा? मेथड 3। तो मेथड 3 में अपन लिक्विड्स कैनॉट टेक एनी shear स्ट्रेस, ये वाला थियोरी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब लिक्विड का सरफेस हमेशा एफ नेट के परपेंडिकुलर होगा। ओके, लिख लो इसको भी। सर वो थीटा वाला बता देंगे एक बार? देख क्या रही, इसमें मैं ये जनरल थियोरी यूज कर रहा हूँ कि किसी दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा है, मान ले ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो अगर लाइन 1 डैश और लाइन 2 डैश, ये दो नए लाइंस, अगर मैं ओरिजिनल लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो इन दो लाइंस के बीच का भी एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होगा और ये अगेन 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा हो जाएगा। ओके ये सर। बेसिक थियरी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ इधर। किसी दो लाइंस के बीच का अगर एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल थीटा। समझा? यस सर। डन सर। ओके चलो। अगर मान लो लिक्विड वर्टिकल डायरेक्शन में एसलेट कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो एसलेट करेगा, तो किसी भी लिक्विड के एलिमेंट पे mg के साथ साथ ma नीचे लग रहा होगा स्यूडो फोर्स के साथ साथ। अगर एसोलेशन ऊपर तो स्यूडो फोर्स नीचे, तो इफेक्टिव g जो है वो g प्लस a बन जाएगा ना अभी। तो इस केस में अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस लोगे, तो रो जी एच के बजाय रो जी प्लस ए एच बन जाएगा। एंड सेम लॉजिक से अगर लिक्विड सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एसलेट करेगा, हॉरिजॉन्टल का अपन बाद में देखेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर वो एसलेट करेगा, तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए बन जाएगा। और इस इन दोनों केसेस में जो सरफेस है वो तो हॉरिजॉन्टली रहेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट? तो सरफेस उनके परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा। समझा ये लॉजिक? Yes. ये इतना पार्ट नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद का अपन कंडीशन देखेंगे जहाँ पे लिक्विड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एसलेट कर रहा होगा। पहले ऊपर वाला पार्ट नोट कर लो।
ये वाला पार्ट हो गया लिख के? वन मिनट सर। डन सर। ओके, सो देखो अभी अगर लिक्विड का जो वेसल है, अपन ने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल करेगा तो कैसे होगा, वर्टिकल करेगा तो कैसे होगा। इन दोनों के रिजल्ट्स अपन ने देख लिए। अभी मान लो वो अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एसोलेट करेगा, मान लो वो हॉरिजॉन्टली AX से राइट में जा रहा है और वर्टिकली AY से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे सवालों में तुम्हें कुछ कोई रिजल्ट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। तुम थर्ड मेथड यूज कर सकते हो, नेट फोर्स निकालो और लिक्विड के सरफेस को नेट फोर्स के परपेंडिकुलर अलाइन कर लो। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, वर्टिकली नीचे इफेक्टिवली कितना फोर्स लग रहा होगा? अगर AY ऊपर है तो वर्टिकली नीचे इफेक्टिवली mg प्लस AY लग रहा होगा, है ना? अगर AY नीचे होता तो mg माइनस AY हो जाता। समझ रहे हैं लॉजिक? Yes, sir. यस सर। AX अगर राइट में है तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लग रहा होता, कितना? MAX। MAX, ये स्यूडो फोर्स लेफ्ट में लग रहा होता। और इन दोनों का जो नेट फोर्स है, इन दोनों का जो भी नेट फोर्स होगा, लिक्विड का सरफेस उसके परपेंडिकुलर अलाइन हो जाएगा। और लिक्विड के सरफेस का एंगल अगर मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा मान रहा हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू MAX अपॉन mg प्लस AY, मतलब tan थीटा AX अपॉन g प्लस AY आ जाएगा। और यही Yes. लिक्विड अगर नीचे एसिलेट कर रहा होता तो AX अपॉन g माइनस AY आ जाता, है ना? Yes, sir. रिजल्ट को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट कैसे निकालो उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड 3 से समझ लो। नेट फोर्स निकालो और लिक्विड की सरफेस को उसको उसके परपेंडिकुलर अलाइन कर दो। ओके, लेट लो इसको। डन। यस सर। देखो अभी जो अपने थियोरीज पढ़े थे उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते। इसमें क्या दिया देखो, यूट्यूब ऑफ बेस लेंथ L is filled with same volume of two liquids of densities rho and 2 rho. It is moving with an acceleration of a on a horizontal surface if the height of the two surfaces becomes equal as shown in the figure. Find the value of h. ओके देखो इस क्वेश्चन में मान लेते जो लेफ्ट वाला लिक्विड
अच्छा मान लेते नहीं, एक्चुअली तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या लगता है कौन सा लिक्विड ज्यादा डेंसिटी का होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एक्सेलरेशन ए दिया तब जाके ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आया। अच्छा तुम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क करता, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने के बावजूद क्या इनका प्रेशर सेम होगा? No. नो sir. सर। No, sir. क्योंकि एसोलेटिंग वेसल है। तो मुझे खाली इतना बता सकते हो कि 1 और 2 में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मैं तुम्हें P1 और P2 कंपेयर करने को बोलूं? मेथड 1 और वन का। मेथड 2 दोनों से तुम P1 P1 ज्यादा होना चाहिए, P1 शुड बी मोर देन P2। और अगर P1 P2 से ज्यादा है तो लेफ्ट वाले लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होगा या राइट वाले का? लेफ्ट वाले का डेंसिटी ज्यादा होगा ना, 2 रो, तभी वो 1 पे सेम हाइट के लिए ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएगा। सर राइट वाले का रो मान सकते हैं अपन। हाँ बताओ। और 1 का ज्यादा कैसे होगा? अगर तू यहाँ पे ये एलिमेंट चूज करता मेथड 1 से, तो यहाँ पे P1A लग रहा होता और यहाँ पे P2A लग रहा होता, और एक्सेलरेशन तो राइट की तरफ है ना। यस सर। P1A माइनस P2A इज मास इनटू एक्सेलरेशन, P1 ज्यादा होता ना। सर लेकिन वो मेथड 2 से तो मेथड राइट 2 में बढ़ेगा ना प्रेशर? मेथड 2 से भी बता देता हूँ। एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ है तो सीडो फोर्स MA लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा यस सर। हाँ और mg तो नीचे लग ही रहा है। तो वर्टिकल में जो काम g नीचे कर रहा था, ये मेथड 1 ये मेथड 2, वर्टिकली जो काम g नीचे कर रहा है वही काम A लेफ्ट की तरफ करेगा। दैट मीन्स प्रेशर विल इंक्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। यस सर। जी अगर नीचे लग रहा है तो प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है, तो वैसे ही अगर A लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो प्रेशर लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, यस सर। है ना। तो 1 का प्रेशर ज्यादा होगा डेफिनेटली। और क्योंकि दोनों का लेवल्स सेम है, सेम हाइट पे दोनों, तो लेफ्ट वाले लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो लेफ्ट वाले लिक्विड के रेफरेंस से 1 का जो प्रेशर है वो अपन P80m प्लस 2 रो इंटू GH लिख सकते। और वैसे ही राइट वाले लिक्विड का जो कॉलम है उसके रेफरेंस से प्रेशर है 2 इस P80m प्लस रो GH, राइट। और अगर मैं मेथड 2 अप्लाई करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल के रेफरेंस से अगर मैं 2 से 1 की तरफ जाऊँ तो 1 का जो प्रेशर है उसको मैं 2 का प्रेशर प्लस रो AL लिख सकता हूँ। देखो ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो P1 और P2 को यहाँ पे डाल दो, P1 minus P2 will be equals to rho AL and P1 minus P2 मतलब rho GH हो जाएगा, rho GH equals to rho AL। तो सिंप्लीफाई करने पर H की वैल्यू L के इक्वल आ जाएगी, राइट। समझा तरीका सॉल्व करने का? इसको अभी सर नोट मत करो, कॉपी मत करो, ये खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से सॉल्व करके देखना इसको बाद में। ओके कुछ डाउट है क्या? सर वो प्रेशर 1 का ज्यादा इसलिए डेंसिटी ज्यादा है ना? हाँ 1 का डेंसिटी ज्यादा है तो इसीलिए 1 का प्रेशर भी ज्यादा होगा, उस लॉजिक से भी बोल सकते हैं। सेम हाइट के लिए 1 पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ना वो। यस सर। ये सवाल देखो, अ ट्रॉली कंटेनिंग अ लिक्विड स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन मान लो अल्फा एंगल का, और एक ट्रॉली दिया हुआ है, इसके अंदर लिक्विड है और ये स्मूथली डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ इसका डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये स्मूथली स्लाइड कर रहा है तो? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं तो उसका एक्सेलरेशन G sin अल्फा होगा, है ना। यस सर। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस वेसल के अंदर जो लिक्विड होगा उसका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फ्री सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए अपन मेथड 3 अप्लाई कर सकते हैं।
वेसल के अंदर जो भी लिक्विड होगा उस पे देखो नेट फोर्स क्या लग रहा है। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, इस पे mg नीचे लग रहा होगा, और सीडो फोर्स कितना और किस तरफ? वेसल का एक्सेलरेशन g sin अल्फा डाउन द इंक्लाइन है, तो मुझे बताओ सीडो फोर्स मुझे किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए और कितना? सर अब द इंक्लाइन mg sin अल्फा। करेक्ट। तो दिस इज mg sin अल्फा अप द इंक्लाइन, ये इस पे सीडो फोर्स लग रहा होगा। तो अभी नेट फोर्स निकालने के लिए अपन ये वाले mg को भी रिजॉल्व कर सकते। ये वाले mg का रिजोल्यूशन mg sin अल्फा डाउन द इंक्लाइन होगा एंड mg cos अल्फा नॉर्मल टू द इंक्लाइन। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे mg sin अल्फा अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन कैंसिल हो गया, और नेट फोर्स खाली mg cos अल्फा नॉर्मल टू द इंक्लाइन लग रहा है। तो लिक्विड का सरफेस कैसा होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू mg cos अल्फा। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू mg cos अल्फा। ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो mg cos अल्फा मुझे मिला है, this mg cos alpha is actually the net force acting on the fluid element. So the surface of the liquid should be perpendicular to this net force. तो लिक्विड का सरफेस ऐसा बन जाएगा और ये सरफेस अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो तुम लोग? यस सर। तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा ही होगा ना? अल्फा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझा सबको? कुछ डाउट है तो बताओ। ये भी तुम खुद से सॉल्व करके देखोगे बाद में, तरीका समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, तो देखो अभी एक और ऐसा ही टाइप का सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और इसमें स्लाइड्स डाउन के बजाय स्लाइड्स अप लिख दो। स्लाइड्स अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विथ एक्सेलरेशन g sin अल्फा। स्मूथ वर्ड भी हटा दो, वो इंक्लाइन प्लेन में खुद के वजह से g sin अल्फा से एक्सेलरेट कर रहा है अब द इंक्लाइन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा? ये वेसल ऊपर की तरफ जा रहा है g sin अल्फा से, तो अभी लिक्विड के सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से हमें निकालना। तो इस केस में भी सेम तरीका फॉलो करेंगे। लिक्विड के सरफेस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो नीचे mg लग रहा होगा, और इस केस में सीडो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? डाउन द इंक्लाइन mg sin डाउन द mg sin अल्फा, ये सीडो फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पे भी नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो एक चीज समझो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हें मैं टेक्निक बता रहा हूँ। सवाल में मुझे बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे निकालना है? लिक्विड का जो सरफेस है उसका एंगल विद द इंक्लाइन निकालना है या विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है? विद हॉरिजॉन्टल। विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो अगर विद द हॉरिजॉन्टल तुम्हें एंगल निकालना है, तो सारे फोर्सेस को मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करने चाहिए या अलोंग द इंक्लाइन नॉर्मल टू द इंक्लाइन? देखो यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चंस के दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके दे रहा हूँ। मान लो फर्स्ट पार्ट में वो लोग ने विद द हॉरिजॉन्टल पूछा, और सेकेंड पार्ट में यही सेम एंगल विद द इंक्लाइन पूछा होता, तो वैसे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आते ही सेकेंड पार्ट का भी आ जाता ज्योमेट्री से। बट अगर मान लो मुझे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होता विदाउट ज्योमेट्री, तो फर्स्ट केस के लिए जब मुझे एंगल विद द हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो मैं फोर्सेस को भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करूंगा। पहले सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते। अगर मान लो मुझे विद द इंक्लाइन निकालना होता, सेकेंड पार्ट के लिए मैं कैसे रिजॉल्व करता फोर्सेस को? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या इंक्लाइन नॉर्मल टू द इंक्लाइन? नॉर्मल टू द इंक्लाइन। नॉर्मल टू द इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन। तो mg का कंपोनेंट क्या क्या होता? mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos अल्फा होता, और ये वाला कंपोनेंट अगेन mg sin अल्फा, है ना?
तो नेट फोर्स क्या होता? इफेक्टिवली अभी अगर मैं डाउन द इंक्लाइन वाले फोर्सेस को क्लब कर दूं, ये मान लो इंक्लाइन का डायरेक्शन है, तो डाउन द इंक्लाइन इफेक्टिवली क्या क्या फोर्स लग रहा है दोनों का मिला के? 2 mg sin alpha and normal to the incline mg cos mg alpha. cos alpha. mg cos alpha। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये एफ नेट होता, और लिक्विड का जो सरफेस है वो इस एफ नेट के परपेंडिकुलर हो जाता, राइट? Yes sir. सरफेस को मैं ये मान लेता, और अगर मान लो अभी मुझे लिक्विड की सरफेस का एंगल विद द इंक्लाइन निकालना होता, लेट्स कॉल दिस थीटा। तो इनमें से कौन सा एंगल थीटा होता, ये कोई मुझे बता सकता है यूजिंग दैट प्रॉपर्टी? ये ब्लू वाला एंगल थीटा होता या ये ग्रीन वाला एंगल थीटा होता? इनमें से कौन सा एंगल थीटा होता? अगर Green. ब्लू। सरफेस का एंगल इंक्लाइन से थीटा है, तो नॉर्मल टू द सरफेस एफ नेट इज नॉर्मल टू द सरफेस ना, एंड mg cos अल्फा इज नॉर्मल टू द इंक्लाइन। तो ये वाला एंगल थीटा होता, ये देख पा रहे हो तुम लोग? Yes sir. और यहाँ पे tan थीटा को मैं क्या लिखता? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब 2 mg sin अल्फा अपॉन mg। mg cos alpha. तो मेरा जो आंसर है tan थीटा जो है वो 2 टाइम्स tan अल्फा आ जाता। समझा ये मेथड? Yes sir. देखो मैंने फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइन एंड नॉर्मल टू द इंक्लाइन रिजॉल्व किया, इसलिए मुझे फाइनल आंसर जो है उसमें एंगल विद द इंक्लाइन मिला। तो अगर मुझे एंगल विद द हॉरिजॉन्टल निकालना होता तो मैं पहले से ही फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करता। समझा ये लॉजिक? फर्स्ट केस के लिए मैं कैसे सॉल्व करता इसको? ये इंक्लाइन है मान लो, ये सीडो फोर्स लग रहा था mg sin अल्फा, और कौन सा फोर्स लग रहा था? इसका वेट नीचे की तरफ, mg sin alpha. वेट नीचे की तरफ mg लग रहा होता है ना। तो अभी सीडो फोर्स को ही मैं रिजॉल्व कर देता। सीडो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता? mg sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और सीडो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? mg sin अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब mg sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल में mg sin अल्फा कॉस अल्फा लग रहा है, और वर्टिकल में mg 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होता वो मैं ऐसे बना लेता, और लिक्विड का सरफेस होता वो एफ नेट के परपेंडिकुलर। इस वाले केस में मुझे लिक्विड के सरफेस का एंगल किसके साथ निकालना है? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये वाला अगर एंगल मैं थीटा मानूं, तो इनमें से कौन सा एंगल थीटा होता? एंगल 1 या एंगल 2? कौन सा एंगल थीटा होता है इनमें से? एंगल 1। एंगल 2 होता ना यार। Angle 2. ये अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम्हें इसमें एंगल्स निकालने में? अपन ने कौन सा एंगल थीटा माना? हॉरिजॉन्टल और सरफेस के बीच का एंगल थीटा माना ना। लिक्विड का जो सरफेस है वो अभी तो ऐसा हम लोग नीचे से देखेंगे तो फिर ये 1 हॉरिजॉन्टल से इक्वल होगा ना। मैंने एंगल थीटा किसके बीच में माना? ये जो लिक्विड का सरफेस है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से माना है ना यार।
एफ नेट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, एफ नेट इज सरफेस के परपेंडिकुलर, तो मुझे हॉरिजॉन्टल से भी परपेंडिकुलर वर्टिकल लेना चाहिए, तो एफ नेट और वर्टिकल के बीच का एंगल थीटा होगा ना। अगर हॉरिजॉन्टल और सरफेस के बीच का एंगल थीटा है तो एफ नेट विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड वर्टिकल विच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा होना चाहिए। सिद्धार्थ देख समझ में आ रहा है अभी? और सर वो इंक्लिनेशन पे बना सकते हो एक बार ये डायग्राम? इंक्लिनेशन के अलोंग ले ही नहीं रहे ना, इधर अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ले रहे। सर ये जो थीटा है वो सरफेस के साथ लिक्विड का है? सरफेस के साथ लिक्विड का क्या बोल रहे हो यार तुम? सरफेस ही तो लिक्विड है ना सर, ये सरफेस ऑफ लिक्विड ही तो है। किसमें कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें सिद्धार्थ? ये डायग्राम में सर, डायग्राम नहीं समझा। ये डायग्राम समझ में आया था इंक्लाइन में जो मैंने बनाया था, ये यस सर। ये रिजोल्यूशन समझ में आया? mg sin Yes, अल्फा sir. का इनटू cos अल्फा हो जाएगा और ये mg sin अल्फा का इनटू sin अल्फा। यस सर। तो इसी को तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना वापस। अभी इफेक्टिवली नीचे की तरफ mg sin mg इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इफेक्टिवली वर्टिकली डाउनवर्ड्स में ये फोर्स लग रहा है ना अभी। सर मतलब ये जो ऊपर बना है ना येलो कलर से, वो किसका डायग्राम है? वो नहीं समझ रहा। वो लिक्विड के सरफेस का डायग्राम है, लिक्विड का जो सरफेस है वो बना है मैंने, वो इंक्लाइन बनाया ही नहीं मैंने। ये जो डायग्राम है राइट में, उसमें मैंने इंक्लाइन बनाया ही नहीं। मैंने पहले एफ नेट बनाया, यस एफ सर। नेट इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा ना। यस सर। तो जैसे ही देखो एफ नेट मिला तो मैं लिक्विड के सरफेस नेट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ ना बिना कुछ सोचे समझे। यस सर। तो ये वाले डायग्राम में मैंने इंक्लाइन का रेफरेंस लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे फाइनल एंगल तो हॉरिजॉन्टल से निकलना था ना। यस सर। तो इंक्लाइन को मैं भूल गया, अभी जरूरत ही नहीं है इंक्लाइन की। ओके सर, अभी समझ समझ में आया? गया। यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पे tan थीटा क्या होगा? tan थीटा को अपन sin अल्फा cos mg sin अल्फा प्लस अल्फा अपॉन अपॉन mg 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। करेक्ट। तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ जाता अगर फर्स्ट केस के लिए पूछा होता तो, है ना। मल्टीपल यस चॉइस सर। ऑप्शंस करेक्ट होते तो उसमें हो सकता है कि वो लोग ऑप्शंस में एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल विद द इंक्लाइन, ये दोनों दे देते। तो फिर तुम मेथड 1 और मेथड 2 इस तरीके से अप्लाई करते। तुम्हें जिस भी डायरेक्शन से एंगल चाहिए, फोर्सेस को भी उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, तो फाइनली सॉल्व करने पर तुम्हें उस डायरेक्शन से एंगल मिल जाएगा। ओके, ये सवाल भी तुम खुद से ट्राई करोगे लिखते समय। मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉल्यूशन देखे बिना खुद से सॉल्व करो, तुम्हें तरीका तो समझ में आ ही गया। और लिखते समय अगर तुम कहीं पे अटकते हो तो तुम लेक्चर नोट्स या फिर रिकॉर्डिंग का रेफरेंस ले सकते हो। ओके, आगे बढ़े। कुछ डाउट है किसी को भी? सर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अल्फा कैसे आया? ये दोनों को ऐड कर दिया ना, ये mg और mg साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को ऐड कर दिया नीचे की तरफ, तो mg कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। यस सर, समझा। ओके, अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर किसी लिक्विड को अपन एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो लिक्विड का सरफेस कैसा बन जाएगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड रुको, इसमें वो लोग ने कौन सा मेथड यूज किया है? लिक्विड का एलिमेंट ले लो। नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन मेथड 2 अप्लाई करते हैं इसमें। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक से इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ। मान लो एक वेसल है, वेसल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था,
और इस वेसल को अपन इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो इस वेसल के अंदर जो लिक्विड का सरफेस है वो कुछ रैंडम शेप का बन जाएगा ना, ऐसे कर्व्ड हो जाएगा। तुमने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, वर्लपूल जैसा बन जाता है लिक्विड का सेंटर में। यस सर। अभी यस हमारा सर। टारगेट है कि इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ये हमें निकालना। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए किसी भी एक्स पे इसको ओरिजिन मान लेते, ये वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लेते, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूँ इधर, लेट्स से पॉइंट 1, ये ओरिजिन मान लो, और ये पॉइंट 2। अगर मुझे इस कर्व का शेप प्रेडिक्ट करना है तो मुझे इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा y इन टर्म्स ऑफ x। तो इस इक्वेशन को देख के मैं इस कर्व का शेप प्रेडिक्ट कर सकता हूँ ना। तो मैंने जो पॉइंट 1 लिया उसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लेते। अगर पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स x, y है तो ये डेप्थ y होगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा। ये बात समझ में आ रही? यस सर। 2 का जो प्रेशर है, पॉइंट 2 का जो प्रेशर है उसको क्या लिख सकते हैं? P1 P1 प्लस रो जी वाई। प्लस रो जी वाई। वेरी गुड, P1 प्लस रो जी वाई, ये 2 का प्रेशर लिख सकते हैं। और पॉइंट O का जो प्रेशर है P नॉट, ये P ATM होगा। एक्चुअली P नॉट और P1 ये दोनों P ATM होंगे क्योंकि दोनों सरफेस वाले पॉइंट्स है ना। यस सर। O and point 1 will have the same pressure। अभी इसको अगर मैं नॉर्मल फर्स्ट मेथड से अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ फर्स्ट मेथड में तो अपन फोर्स इक्वेशन लिखते थे ना, एक एलिमेंट बना लो, ये एलिमेंट को कंसिडर करो और देखो कि इस एलिमेंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे। तो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है O, वो इस पे PO टाइम्स A लेफ्ट पे फोर्स लगा रहा होगा, और जो राइट वाला पॉइंट है 2, वो इस पे P2A लेफ्ट में फोर्स लगा रहा होगा, है ना। यस सर। ये जो एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स किसके इक्वल करते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये जो एलिमेंट है तुम देख पा रहे हो, इसके जो सारे पॉइंट्स है उन सबका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। वो सारे ओमेगा से तो घूम रहे सर्कल में, बट इन सारे पॉइंट्स का जो रेडियस है वो अलग अलग होगा। पॉइंट 1, 2, 3, इन सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन अलग अलग दिखाई दे रहा है सबको, ओमेगा स्क्वायर x1, ओमेगा स्क्वायर x2। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का एफवीडी बनाऊं और उसके सारे पॉइंट्स अगर मुझे अलग एक्सेलरेशंस की दिखाई दे तो अपन नेट फोर्स को मास इनटू कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखते स्पेसिफिकली? सर एक छोटे से एलिमेंट का। तुमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यस सर। तो फॉर एनी सिस्टम the net external force acting on any system can be written as mass into ACOM of that system। ये भी तुमने पढ़ा होगा। यस सर। तो मैंने जो रेड कलर का एलिमेंट चूज किया उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, लेट मी कॉल दिस पॉइंट C। सेंटर ऑफ मास कौन से रेडियस के सर्कल में जा रहा होगा? अगर ये टोटल x/2। x है तो सेंटर ऑफ मास x/2 के रेडियस में जा रहा होगा, है ना। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने जो एलिमेंट चूज किया उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर x/2 होगा। सर्कुलर मोशन का नॉलेज अप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, यही एक्सेलरेशन होता है ना, सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स मैंने लिखा था वो मास इनटू ACOM मतलब ओमेगा स्क्वायर x/2 होना चाहिए। P2 माइनस P0 जब मैं करूंगा तो खाली रो जी वाई मिलेगा इनटू A। P2 माइनस P0 में P1 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 माइनस P0 इज रो जी वाई इनटू A।
एलिमेंट का जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एक्स, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये उसका मास होगा, इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस इक्वेशन से ए और रो कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वाई की जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन 2g, सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये दोनों एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहे है ना। तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ऐसे इक्वेशंस का शेप अपन क्या बोलते हैं जो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में होते, क्या शेप का होगा? पैराबोला। पैराबोला। तो लिक्विड का जो सरफेस है वो पैराबोला शेप का बन गया होगा, और उसका इक्वेशन भी अपन ने निकाल लिया, y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। समझा? ये इक्वेशन तुम्हें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम से इसको याद करो। ओके, ये लिख लो डेरिवेशन। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, अगर मैं वेसल का रेडियस r मान लूं, तो वेसल के एक्सट्रीम वाला जो सरफेस होगा उसका हाइट डिफरेंस मैं सेंटर से निकाल सकता। बेसिकली इस इक्वेशन में अगर मैं x को r पुट कर दूं तो ये मुझे हाइट डिफरेंस दे देगा, और वो हाइट डिफरेंस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। मतलब बेसिकली ये जो मेरा लिक्विड का सरफेस था, मैंने इसको x माना था, इसको y माना था। तो अगर मैं x को r पुट करूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा उसको मैं हाइट डिफरेंस मान रहा हूँ। हाइट डिफरेंस किसके बीच का? जो सबसे बाहर वाला पॉइंट होगा और जो सेंट्रल वाला पॉइंट होगा उसके बीच का। तो ये डेल्टा एच तुम्हें इक्वेशन में x को r पुट करने पर मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। सर वो आर क्यों पुट किया? ऐसी एक स्पेशल कंडीशन मैंने इम्पोज कर दिया। वैसे तो मैं किसी भी x पे y निकाल सकता हूँ ना, यस सर। एक्सट्रीम वाला पॉइंट है उसके लिए निकालने के लिए, उसका जो y होगा वो निकालने के लिए x को r पुट करूंगा तो उसका जो y है वो मुझे पॉइंट 1 और सेंट्रल मोस्ट पॉइंट का हाइट देगा ना। ओके, लिख लो ये डेरिवेशन को। सर डेल्टा एच क्या है? हाइट डिफरेंस है डेल्टा एच, जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है सरफेस पे और जो सबसे बाहर वाला पॉइंट है उसके बीच का हाइट डिफरेंस। ओके सर। देख, पहले जो लिक्विड का सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल था ना, जब रोटेट नहीं कर रहा था, तो रोटेट करने की वजह से ये जो सरफेस है वो ऐसे कर्व्ड बन गया, है यस ना। तो डेल्टा एच को मैं सर। बस इन दोनों पॉइंट्स का हाइट डिफरेंस मान रहा हूँ। जो सेंट्रल मोस्ट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा हाइट डिफरेंस होगा ना सेंट्रल मोस्ट पॉइंट और आउटर मोस्ट पॉइंट का, तो यस इसे सर। मैं इसको calculate कर रहा हूँ। ये मुझे बेसिकली मैक्सिमम हाइट डिफरेंस दे देगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, यस तो सर। उसको अपन डेल्टा एच बोलते हैं। समझा अभी? तो वो आर मतलब वो एक्स एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डालेंगे तो वो डिफरेंस आएगा। इसको अगर मैं आर पुट कर दूंगा तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वाई दे देगा ना, जो कि हाइट डिफरेंस होगा। आर मतलब वेसल का रेडियस, यस सर। ठीक है, ये यस सिलेंड्रिकल सर। वेसल अपन अज्यूम करो, उसका रेडियस। ओके सर। आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? लिख लो इसको। स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना हो तो बता देना, पहले ये वाला पार्ट लिख लो।
इतना हो गया लिख के। कुछ डाउट है किसी को भी किसी भी स्टेप पे? ये कुछ एग्जांपल्स तुम ट्राई कर लेना। एक और कॉन्सेप्ट, एक आखिरी कॉन्सेप्ट देख लो सिर्फ, इसको तुम बाद में लिख लेना। अपन ने जो थियोरी पढ़ा है ये उसी पे बेस्ड है। और अपन ने ऐसा टाइप का क्वेश्चन केटीजी में भी किया था अगर तुम्हें याद हो तो। मान लो एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ, और ट्यूब का जो ये वाला एंड है ये ओपन एंड है, तो यहाँ पे प्रेशर पी एटीएम होगा। और इस ट्यूब को अपन ये वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। ओके, और हमें फाइंड करना है कि प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा। तो अगर मुझे किसी भी एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर चाहिए, ये ओपन ट्यूब है तो यहाँ पे पी एटीएम प्रेशर होगा। ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर मुझे प्रेशर चाहिए, तो एक्स डिस्टेंस तक लिक्विड के एलिमेंट को कंसिडर करो, लिक्विड के ये वाले एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, और एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं प्रेशर पी मान लूं, तो ये प्रेशर इनटू एरिया फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा। इसके राइट वाले पार्ट पे पी एटीएम इंटू एरिया, ये फोर्स राइट में लग रहा होगा। और ये पूरा एलिमेंट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा पी ए माइनस पी एटीएम ए, इसको मैं इस एलिमेंट का मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसके भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। ये सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस सर। तो P माइनस पी एटीएम टाइम्स ए, इसका मास क्या होगा एलिमेंट का? डेंसिटी इंटू ए एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2। तो एरिया का टर्म कैंसिल हो जाएगा और प्रेशर की वैल्यू P एटीएम प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना? तो हमें प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। किसी भी एक्स पे अपन प्रेशर निकाल सकते हैं, है ना? ये चीज भी तुम बाद में नोट डाउन कर लेना, अभी खाली समझ लो। और ये कुछ एग्जांपल्स भी मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी मैं आज के नोट्स में डाल दूंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये प्रैक्टिस करके आना। इसके सॉल्यूशंस अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर।